आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में इस समय मैं आज आपकी जिनसे भेंट करवा रहा हूं वे है हर्षराज वाठोरे। इस बार आईएफएस के 77 रैंक्ड सिलेक्टेड कैंडिडेट, भारतीय जो वन विभाग की प्रशासनिक सेवा है यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में 77वें रैंक पर जो चुने गए, महाराष्ट्र से 8वें नंबर के कैंडिडेट हैं। और इस विशेष उपलब्धि पर आज आपसे इनके भेंट करवा रहे हैं। हर्षराज जी, सबसे पहले तो आपका अभिनंदन। और यहाँ से बात शुरू करते हैं कि आईएफएस में जाकर सिलेक्ट होकर कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आपसे थोड़ा इंटरेक्ट कराने के लिए। एक्चुअली सिलेक्शन के बाद अब 6 फरवरी को जैसे रिज़ल्ट आया, तब से एक अलग सी खुशी का माहौल है हर तरफ, फैमिली में और फ्रेंड सर्कल में। अच्छा। सभी लोग बहुत अप्रिशिएट नहीं, लेकिन आपका अपना फीलिंग क्या है? फीलिंग तो है, मतलब जैसे अभी 3 साल से मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन में था और आखिर आज जब रिज़ल्ट आया है और फाइनल सिलेक्शन हो गया है, तो इस बात की खुशी तो है और सुकून है कि 3 साल के रिज़ल्ट, 3 साल की मेहनत का कुछ फल आज मुझे मिला है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। क्या लगता है कि आप यदि ये सिलेक्शन यदि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होता या फिर आईआरएस की तरफ होता तो और भी अच्छा लगता? हाँ ज़रूर, इसके लिए भी प्रयासरत हूँ मैं, पहले भी था, अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगा। फाइनली जब तक आईएएस ना बन जाऊँ तब तक ये जंग, अच्छा, मतलब ये तैयारी चलती रहेगी। अच्छा, एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ जो हमारे दर्शकों के लिए भी है कि आपने इसकी जो ये पूरी तैयारी है, इस तैयारी का कैसा सिलसिला रहा, या क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है किसी एक बेहतर अचीवमेंट की ओर जाने के लिए। सही बात है। मेरा ग्रेजुएशन है जो इंजीनियरिंग में हुआ है किट्स रामटेक कॉलेज से। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए औरंगाबाद में था, वहाँ पे मैंने एमटेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किया। वहाँ पे जाने के बाद मुझे थोड़ा सा सिविल सर्विसेज के बारे में पता चला, मेरे 2 दोस्त थे जो प्रिपेयर कर रहे थे। अच्छा, लेकिन मैं आपको तो यहीं रोककर एक बात पूछना चाहूँगा कि आपने इंजीनियरिंग के सेक्टर को छोड़कर ये क्यों चुना? वही, अगर इंजीनियरिंग करता तो एक आइसोलेटेड फील्ड में मैं जा सकता था टेक्निकली, बट जब मैं औरंगाबाद गया और जब मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में सुना, पढ़ा और जब मैंने जाना कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाके किस तरह से एक ओवरऑल चेंजेस सोसाइटी में ला सकते हैं, तो इस वजह से फिर एक अट्रैक्शन उस सर्विस की तरफ मेरा हुआ और मैंने प्रिपरेशन को शुरुआत कर दी। अच्छा। इस पूरे प्रिपरेशन में मतलब कैसी तैयारी रही कि हमारे दर्शक इस बात को समझ सकें, जो इस वक्त इस प्रिपरेशन में लगे हैं वो भी इस बात को समझ सकें, तो कैसा कहेंगे आप? प्रिपरेशन की शुरुआत तो औरंगाबाद में, जैसे मैंने कहा कि मेरे 2 दोस्त थे, तो उन्हीं से बुक्स लेके मैं प्रिपरेशन शुरू की। उसके बाद हमारी जो एक गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है, बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बार्टी पुणे, तो उनकी एक स्कीम के द्वारा मैं दिल्ली में गया, जहाँ पे मैंने कोचिंग लिया। वो फुली स्पॉन्सर्ड कोचिंग थी जो बार्टी ने हमें प्रोवाइड की थी। तो उस कोचिंग 1 साल वो कोचिंग की, उसके बाद में फिर सेल्फ स्टडी किया। तो 2 साल, 1 साल कोचिंग और 2 साल की सेल्फ प्रिपरेशन के बाद आज जाके मुझे फाइनल रिजल्ट प्राप्त हुआ। लेकिन वो जो आपके 2 मित्र जिनसे आपने ये पुस्तकें ली, वो किस जगह पर है इस समय? वो दोनों भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में ही है। एक आरबीआई में असिस्टेंट की पोस्ट पे है। अच्छा। और एक है वो अभी सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर हुआ है और वो ज्वाइन भी हो चुके हैं दोनों। अच्छा। तो उनके मुझसे पहले उनके रिजल्ट आ चुके हैं। अच्छा, मतलब वो आपके जो सहयोग में रहे, आपके सहयोगी बनकर रहे, वो सब भी इस वक्त बहुत बेहतर स्थिति में पहुँचे हैं। एक दूसरी बात मैं समझना चाह रहा हूँ, ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, इसके लिए ये माना जाता है कि इसके लिए बहुत वास्ट स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, विशेष रूप से जब हम अपने विषयों को चिन्हित करते हैं या फिर उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसकी स्टडी करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सारी प्रोसेस कैसे करनी चाहिए जो ज़्यादा आसान हो? जी, सही बात है। जो सब कहते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम काफ़ी टफ होती है, या कोई भी सिविल सर्विस जैसे एमपीएससी भी हो तो काफ़ी टफ होती है, बिल्कुल सही बात है। हमें टोटल 9 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है जो हमें बहुत डीपली उसको स्टडी करना होता है। तो टोटल ओवरऑल सब्जेक्ट मैटर बहुत है। ऐसा कहते हैं कि एवरीथिंग अंडर द स्काई इज़ द यूपीएससी सिलेबस। सो आपको इतना सब कुछ पढ़ना भी है और उसको रिटेन करके उसको रिप्रोड्यूस भी करना है एग्ज़ाम में। तो
पढ़ाई तो ज़रूरी है, उसके साथ साथ स्मार्ट पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतना सिलेबस होता है, आप हर चीज़ नहीं पढ़ पाते। ये जो स्मार्ट पढ़ाई जो है, इसका टाइम टेबल, इसका मैनेजमेंट, ये आपने कैसे किया कि जो एक प्रेरणा के रूप में या फिर एक मार्गदर्शक के रूप में आप हमारे दर्शकों के लिए बता पाएँ? स्मार्ट स्टडी का पहले तो ये है कि आप अपना बेस क्लियर कर लें, अपना जो फाउंडेशन है वो सही बना लें, उसके ऊपर आप बिल्डिंग बना सकते हैं अपनी। पहले फाउंडेशन ये है कि आप NCERTs पढ़े, जो हमारे 10th क्लास या 12th क्लास तक की जो NCERT है वो पढ़े। उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पे जाए, टेक्स्ट बुक मतलब जो स्टैंडर्ड बुक्स है तो उसको आप पढ़े, और उसके बाद ये तो एक बेसिक पार्ट हो गया। उसके साथ साथ आपको न्यूज़पेपर्स, एटलीस्ट 1 और 2 न्यूज़पेपर्स जो स्टैंडर्ड है, जैसे द हिंदू है या इंडियन एक्सप्रेस है, तो इन न्यूज़पेपर्स को भी आप पढ़े और थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करें आपके सिलेबस के साथ। मतलब जो करंट अफेयर्स है उसको आप अगर अपने सिलेबस के साथ लिंक कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं, एक ओपिनियन बना सकते हैं, जो आपको आपके एग्ज़ाम के आंसर राइटिंग में काफ़ी मदद करेगी। ये बहुत अच्छी बात है। क्या आपने यही तरीका अपनाया? जी बिल्कुल, यही तरीका था। हमारे जो दोस्त थे, जो दिल्ली में कुछ हमारे साथी थे, उनसे मैं सीखकर जो अच्छा सीख सकता था, जितना सीख सकता था, उनसे ही सीखा हुआ है। और बस यही मैं दर्शकों को भी कहूँगा कि अब पढ़ने के लिए आप स्मार्ट स्टडी यूज़ करें। और सेकंड पार्ट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सेवियर बन के अभी उभर रहा है। इन्फॉर्मेशन बहुत है ऑनलाइन अवेलेबल, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसमें इन्फॉर्मेशन में बह के जाने के बजाय आप चुन लीजिए आपको किस पार्ट के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल या कौन सी ऑनलाइन वेबसाइट यूज़ करनी है, तो आप अगर उसको लेकिन कई बार तो ये सारे जो वेबसाइट्स है, सारे जो वेब पेजेस है, ये बहुत सामान्य लोगों द्वारा उनको पूरा किया जाता है, और ऐसी स्थिति में उस पूरी जानकारी को ऑथेंटिक माना जा सकता है? आपको क्या लगता है, उसका कोई टेस्ट है कि इसको टेस्ट कैसे करें कि ये सही है या नहीं है? आपको क्या लगता है, इसके लिए आपने कुछ किया? कुछ स्टैंडर्ड वेबसाइट्स है, जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया है, या मृणाल के कुछ वीडियोस है जो ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल है। अच्छा। तो वो आप ऑथेंटिक ही समझ सकते हैं। आप कहीं भी गूगल पे सर्च कर लीजिए, करंट अफेयर्स तो जो है वो ही रहेंगे। आप एक साइट से दूसरे साइट पे जंप करोगे, आपको एक आध घटना घड़ी है तो वो आपको हर वेबसाइट पे सेम ही दिखेगी। तो इसको आप ऑथेंटिसिज्म कहिए या रिपीटेशन कहिए, आप कहीं आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को। तो ये कम्प्लीटली वायबल ऑप्शन है, आप ज़रूर इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपने क्या सब्जेक्ट चुना था आपकी इस पूरी स्टडी के लिए? जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें क्या हिस्ट्री था, या फिर आपने टेक्निकल साइड का कोई सब्जेक्ट चुन रखा था, या फिर कोई सोशल अवेयरनेस से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट? मेरा सिविल सर्विसेज में ज्योग्राफी था। अच्छा। तो ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए चुना था कि ज्योग्राफी जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल भी है, थोड़ा सा सोशल भी है। अच्छा। प्लस हमारे जो जीएस के पेपर्स होते हैं जो 4, उसके जो जीएस पेपर 1 में है उसमें भी ज्योग्राफी इंक्लूडेड है। तो थोड़ा सा वहाँ पे मुझे लगा कि ये स्मार्टनेस हो सकता है कि हम अगर ऐसा ऑप्शनल चुने जो हमें जीएस में भी फ़ायदा दे सके, तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी चुना था। और इसके साथ साथ उसमें डायग्राम्स को भी स्कोप है, और फिगर्स, डायग्राम्स, मैप्स होते हैं, तो आप पॉइंट आउट करके भी कुछ चीज़ें फिगरेटिवली भी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव पॉइंट था, इसलिए मैंने ज्योग्राफी को चुना था। चलिए, अब IAFS में तो आपका सिलेक्शन हो गया और आप सोचते हैं कि IAS जाएंगे आप, लेकिन IAFS जब आपने दिया तो क्या सोच कर दिया था? को छोड़ोगे? छोड़ने की तो अभी तो दिमाग में छोड़ने की तो बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये पोजीशन आज मिली है, तो छोड़ने का अभी विचार नहीं है। लेकिन प्रयासरत रहूँगा कि IAS में जा सकूँ। अगर IAS में जा पाया, अगर मैं क्लियर कर पाया इन नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स, तो डेफिनेटली एक होल हार्टेडली बहुत बड़े दिल के साथ इसको छोड़ना पड़ेगा और IAS में जाना पड़ेगा। बट सुकून इस बात का है कि एडमिनिस्ट्रेशन IAS में जाके मैं ज़्यादा काम कर पाऊँगा रेदर देन बीइंग इन फॉरेस्ट सर्विस, उसमें ज़्यादा स्कोप। आपको क्या लगता है कि एक IAFS ऑफिसर के रूप में आप एक ये जो वनों की जो सारी सुरक्षा है और वनों का जो जनजीवन भी है, जो हमारे यहाँ जंगलों में बसता है, प्राकृतिक संपदा है, इन सब के लिए आपको क्या लगता है कि किस तरह का ये मैनेजमेंट होना चाहिए? क्योंकि इस समय पूरा जो धरती है ये ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। एक अधिकारी के रूप में आप कैसा सोचते हैं कि इस धरती को कैसे बचाया जाए?
जी, ये तो बहुत बड़ा सवाल, ये मेरे ही अंदर, हर फॉरेस्ट ऑफिसर के अंदर ही नहीं, बड़े पूरे जीवन, जो भी जीवन है भारत अपने वर्ल्ड में, वो सबके सामने ये सवाल है कि इसको कैसे बचाया जाए। बट एज अ फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, पहली बात तो ये है कि वनों को बचाया जाए, और वनों का जो कवर है वो, हाँ, दोनों चीज़ें उतने ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ हम अगर वनों के साथ साथ अगर थोड़ा अवेयरनेस भी जनजीवन में लाया जाए कि हम प्लास्टिक्स का यूज़ ना करें, कुछ बायोडिग्रेडेबल जो है सामान है उसको यूज़ करें, तो मुझे लगता है कि ये जो समस्या है जो आ रही है, धीरे धीरे उभर के आ रही है, जो एनवायरमेंटल डिफेक्ट्स जो हमें दिख रहे हैं, वो डेफिनेटली कम कर पाएंगे हम लोग। और वनों को तो हमें कवर बढ़ाना ही है, उसके लिए कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। औरंगाबाद से मिले दो मित्रों का जिक्र तो आपने किया कि ये दो लोग आपके इस पूरे सफ़र में एक स्रोत का हिस्सा रहे, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो मार्गदर्शन आपको दिल्ली में मिला, वो वहाँ पर जो भी कोच रहे वो कोच, जो ट्यूटर्स रहे वो ट्यूटर्स, और आपका सराउंडिंग, इन सब चीज़ों पर आप क्या कहेंगे? हाँ, डेफिनेटली सराउंडिंग दिल्ली में काफ़ी बेहतर था, क्योंकि जैसे हमारे साथ मैंने बताया कि 5-6 लोग और थे, तो उन सब का भी सपोर्ट रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम पढ़ते हैं, या जो कोचिंग क्लास मैंने ज्वाइन किया था, वहाँ पे जो टीचर्स थे, उनका डेफिनेटली इन्फ्लुएंस रहा है ओपिनियन बनाने में, पढ़ने की जो टेक्निक्स है उसको स्टडी करने में, जो कंसेप्ट्स है उसको समझने में, और एक इनफॉर्मल डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशंस जो हम लोग करते हैं, तो उसका भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो सबका थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं योगदान इस सक्सेस में रहा है, ऐसा मैं कहूँगा। इस सक्सेस में परिवार का योगदान कितना है? मतलब विशेष रूप से मैं जानना चाह रहा हूं कि आपके पिताजी, आपके माता, क्योंकि जिस परिवार से आप आते हैं वो परिवार इतना सक्षम नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा इसके लिए ये दे सके, लेकिन वो प्रोत्साहित करने वाले परिवार रहा है। क्योंकि आपके पिताजी से भी कई बार वैसे भेंट होती रही है, तो क्योंकि आप नागपुर से आते हैं और नागपुर से ये भेंट होते रहती है। पिताजी का भी आपका अपना बैकग्राउंड, वो सामाजिक कार्यों में उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्यूशन रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इन सब का कितना श्रेय होगा इसमें? डेफिनेटली परिवार, मम्मी पापा या दो बड़े बड़े भाई हैं, सबका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। फाइनेंशियली रहा है, फिज़िकली रहा है, और इमोशनली भी रहा है। क्योंकि 3 साल कंटिन्यू स्टडी करना, वो भी बिना अभी मतलब इनकम सोर्स कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो उन्हीं का सारा सपोर्ट था। प्लस कभी कभी फेलियर्स भी आते थे, तो घर वालों को थोड़ा समझाना भी था कि ठीक है फेलियर्स आ गया चलेगा, लेकिन हमें हार नहीं माननी है और आगे बढ़ते रहना है। तो इस चीज़ के लिए मैं फैमिली का बहुत बहुत मतलब आभारी हूँ, और उनका जो बार बार प्रोत्साहित करते रहे। हाँ, ऋणी हूँ इस बात के लिए कि वो कभी मुझे स्ट्रेस नहीं दिया उन्होंने कि तू क्यों नहीं कर रहा, हो क्यों नहीं रहा, सिलेक्शन फाइनल कब होगा, इस तरह का स्ट्रेस नहीं दिया। तो उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत ऋणी रहूँगा ज़िंदगी भर। और हर्षराज जी, यदि इस बातचीत को अगर हम समेटना चाहें, तो आप हमारे दर्शकों के लिए अगर एक छोटे संदेश के रूप में अगर छोटी टिप्पणी करना चाहें तो क्या कहेंगे आप? इस प्रिपरेशन में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप हार मत मानिए। अगर फेलियर्स आते हैं, मैं खुद 3 बार फेल हो चुका हूँ इस एग्ज़ाम में, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। तो आप हार मत मानिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, और अपने जो भी निगेटिव्स है उसको पहचानिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, और उसके ऊपर काम करके उसको पॉजिटिव्स में कन्वर्ट कीजिए, और सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा। चलिए, आपके इस वन विभाग की इस पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। आपको बताएं कि हर्षराज एक बात कहने जा रहे हैं कि हार हो सकती है, कई बार असफलताएं हमारे सामने आ सकती है, लेकिन उनसे डरना नहीं है, वहाँ रुकना भी नहीं है, वहीं से सफलताओं के रास्ते भी खुलते चलते हैं। हर्षराज ने वो पाया। उन्होंने स्वयं बताया कि 3 बार वो फेल हो गए, लेकिन उसके बाद उनके पास जो आया वो एक बेहतर मुकाम आया है। हर्षराज वाठोरे से ये बातचीत हो रही थी। आज के विशेष में यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन हर्षराज जी आप हमारे साथ आए और ये इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।